कमरा आधुनिक ढंग से सजा है। सामने की ओर बाएं कोने में रेडियो और दाएं कोने में पुस्तकों का रैक है। कमरे के बीच में सोफा सेट है। छोटी गोल मेज पर सुंदर फूलदान रखा है। कमरे में 2 द्वार हैं। सामने वाला द्वार अंदर जाने के लिए है और बाईं ओर का द्वार बाहरी बरामदे में खुलता है। दोनों पर पर्दे पड़े हैं। दाईं ओर खिड़की है जो खुली हुई है। पर्दा उठने पर जीवनलाल खिड़की के समीप खड़े हुए दिखाई पड़ते हैं। वे बाहर की ओर देख रहे हैं। आंखों पर चश्मा है। भरे हुए चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें हैं। सिर गंजा है। धोती कुर्ता पहने हैं। मुख पर गंभीरता और समृद्धि के चिन्ह हैं। उनसे कुछ दूर हटकर ही प्रमोद विनम्र भाव से खड़ा है। वह पैंट और बुशर्ट पहने हैं। चेहरे पर निराशाजन्य करुण भाव है। प्रमोद आगे बढ़कर धीरे स्वर में, क्या निर्णय किया आपने? जीवनलाल, विदा नहीं होगी। लेकिन जरा सोचिए तो, यदि आपने विदा नहीं की तो बहन की क्या दशा होगी? मैंने उसकी दशा का ठेका नहीं लिया। हर लड़की पहला सावन अपनी सखी सहेलियों के साथ हंस खेल कर बिताने का सपना देखती है। जानता हूँ। जीवनलाल सोफे पर बैठकर जम्हाई लेते हैं, मानो प्रमोद की बातों से ऊब रहे हों। प्रमोद, यह जानकर भी? अपना निर्णय सुना चुका हूँ। विदा नहीं होगी। यदि मैं कमला को बिना लिए ही गया तो माँ का हृदय टूट जाएगा। मैं मजबूर हूँ। अगर माँ बहन का इतना ही ख्याल था तो दहेज पूरा क्यों नहीं दिया? अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना भी हो सका हमने दे दिया। फिर भी अगर तुम्हारी सामर्थ्य कम थी तो अपनी बराबरी का घर देखते। झोपड़ी में रहकर महल से नाता क्यों जोड़ा? जीवनलाल उठकर आवेश में ढलते हुए, देना तो दूर, बारात की खातिर भी ठीक से नहीं की गई। मेरे नाम पर जो धब्बा लगा, मेरी शान को जो ठेस पहुंची, भरी बिरादरी में जो हंसी हुई, उस करारी चोट का घाव आज भी हरा है। जाओ, कह देना अपनी माँ से कि अगर बेटी की विदा कराना चाहती है तो पहले उस घाव के लिए मरहम भेजें। जी, आप इस समय तो विदा कर दें। हम गौने में आपकी हर मांग पूरी करने की चेष्टा करेंगे। मैंने दुनिया देखी है प्रमोद। ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं। और तुम, कल के छोकरे, मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? यह आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नकद इस हाथ पर रखोगे। यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है जो विदा न करके आप उससे बदला ले रहे हैं? अगर रमेश बाबू होते वह क्या कर लेता? मेरे सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है उसमें। वह मेरा बेटा है। तुम्हारी तरह बड़ों के मुंह लगने की बदतमीजी करने वाला कोई आवारा छोकरा नहीं। बाबूजी, बेटी वाला समझकर ही आप मेरा अपमान कर रहे हैं। किंतु यह न भूलिए कि आप भी बेटी वाले हैं। हाँ, हम भी बेटी वाले हैं, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। पिछले महीने हमने भी अपनी गौरी की शादी की है। वह खातिरदारी की कि बारात वाले दंग रह गए।
इतना दहेज दिया कि देखने वालों ने दांतों तले उंगली दबा ली। तुम मेरी बराबरी करोगे? बेटी वाले, बेटी वाले होकर भी हमारी मूंछ ऊंची है, समझे? जी। रमेश गया है गौरी को विदा कराने। कुछ देर में उसे लेकर आता ही होगा। मेरी बेटी पहला सावन यहाँ बिताएगी। तुम्हारे बहन के सपने कभी पूरे नहीं होंगे और उसके सपनों के खून का दाग तुम्हारे हाथों और तुम्हारी माँ के आंचल पर होगा, समझे? जो हमारी बहन है, क्या वह आपकी कोई नहीं है? बेटी और बहू को एक ही तराजू पर तौलना चाहते हो? बेटी बेटी है और बहू बहू। ठीक है, जब आप अपनी जिद पर अड़े हैं तो विनती करना व्यर्थ है। क्या जाने से पहले एक बार बहन से मिल सकता हूँ? जरूर। और हाँ, उसे यह भी बताते जाना कि अगली बार मेरे लिए मरहम लेकर विदा कराने कब आओगे? अरे सुनती हो गौरी की माँ, जरा बहू को भेज दो अपने भाई से मिल ले आकर। मैं तब तक देखूं कि माली के बच्चे ने झूला डाला या नहीं। गौरी के लिए झूला डलवा रहा हूँ लॉन में। जीवनलाल का प्रस्थान। प्रमोद थका सा सोफे पर बैठ जाता है। अंदर से कमला आती है। चांद से सुंदर मुखड़े पर उदासी की घटा है। हाथों में लाल चूड़ियां हैं। रेशमी साड़ी ब्लाउज पहने हैं। प्रमोद के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है, सिर नीचे किए। प्रमोद, बैठ जाओ कमला। कमला पास ही बैठ जाती है। जीवनलाल, अच्छी तरह तो हो। कमला सिसकने लगती है। प्रमोद, पागल मत बनो कमला, रो मत। मैं कहता हूँ रो मत। इन मोतियों का मूल्य समझने वाला यहाँ कोई नहीं है। पानी से पत्थर नहीं पिघल सकता। कमला सिसकती हुई। भैया, क्या? घबराओ मत, मैं जल्द ही फिर आऊँगा और उस बार विदा अवश्य होगी, क्योंकि मैं चोट का मरहम लेकर आऊँगा। मरहम? हाँ कमला, हमारे व्यवहार से बाबूजी के कलेजे में घाव हो गया है। उन्हें मरहम चाहिए और उस मरहम की कीमत है 5,000 रुपये। कमला चौंक कर भाई की ओर देखती है। तुम चिंता न करो कमला, मरहम का प्रबंध हो जाएगा। इस गिरे हाल में भी मकान 7-8 हजार में तो बिक ही जाएगा। मेरी विदा के लिए घर न बेचना भैया। आपको मेरे सुख सुहाग की सौगंध है। यह क्या कह रही हो तुम? क्या तुम नहीं चाहती कि पहला सावन सखी सहेलियों के साथ माँ के घर बिताओ? किस लड़की की यह कामना नहीं होगी भैया? लेकिन उस कामना की पूर्ति के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकाना कहाँ तक ठीक है? 1-2 साल में विमला का विवाह भी तो आपको करना है। आवेश में आकर के कुछ। लेकिन तुम। मेरी चिंता आप न करें। सच, विदा न होने से मुझे जरा भी दुख न होगा। कमला, गौरी आ रही है। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। हर समय हंसती हंसाती रहती है। उसके साथ रह रह कर मुझे सखी सहेलियों की कमी बिल्कुल नहीं अखरेगी। आप विश्वास करें भैया। लेकिन आज नहीं तो कल रुपया तो देना ही पड़ेगा कमला। कागज के टुकड़ों पर अपना स्नेह और प्यार बेचने वालों के बीच तुम इस तरह कब तक रह सकोगी? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भैया।
माँ जी तो ममता की मूर्ति हैं ही। हाँ, बाबूजी जरा जिद्दी स्वभाव के हैं। समय के साथ वे भी सब भूल जाएंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सब एक ही धातु के बने हैं। हो सकता है माँ जी की ममता भी सिर्फ दिखावा हो। अंदर से राजेश्वरी का प्रवेश। गोरा रंग, स्वस्थ शरीर। राजेश्वरी। कैसा दिखावा भैया? प्रमोद चौंक पड़ता है। कमला और प्रमोद उठने का उपक्रम करते हैं। राजेश्वरी। बैठे रहो तुम लोग। क्या बातें हो रही थी भाई बहन में? बस कुशल क्षेम पूछ रहा था। हाँ, विदा के लिए क्या कहा उन्होंने? प्रमोद मौन रहता है। कमला दृष्टि नीची कर लेती है। राजेश्वरी। समझ गई। अपनी जिद के आगे तो वे किसी की सुनते ही नहीं। जब तुम्हारी चिट्ठी आई थी तभी मना कर रहे थे। मैं तो समझाते समझाते हार गई। क्या कहा उन्होंने? प्रमोद अब भी मौन है। राजेश्वरी। मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसे रमेश वैसे ही तुम। बोलो, कितना रुपया चाहते हैं वो? जी रुपए की तो कोई बात नहीं हुई। वे तो। माँ से झूठ बोलते हो? मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। इंसान से ज़्यादा प्यारा उन्हें पैसा है। जी आप। बोलो, कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार हैं? चुप क्यों हो? बताओ। 5,000। बस, मैं देती हूँ तुम्हें रुपये। उनके मुंह पर मारना, कहना कि यह लो कागज के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज्यादा प्यार करते हो। मैं अभी लाती हूँ। ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। प्रमोद। मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। राजेश्वरी। यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा न हो? यह कभी नहीं हो सकता। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। नहीं, विदा जरूर होगी। तुम अकेले नहीं जाओगे। जा बेटी, तिजोरी से रुपए निकाल ला। राजेश्वरी कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती है, परंतु कमला गुच्छा लेने से हाथ आगे नहीं बढ़ाती है। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। राजेश्वरी। जाती क्यों नहीं? जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती है और फिर से सकने लगती है। राजेश्वरी मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। प्रमोद खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। जीवनलाल। अरे सुनती हो? गौरी के आने का समय हो गया और तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। राजेश्वरी कमला को अंदर जाने को कहती है और कमला अंदर जाती है। प्रमोद मुड़कर बाहर वाले द्वार की ओर देखता है जिधर से जीवनलाल आते हैं। जीवनलाल। अरे तुम यहाँ खड़ी हो? जाकर तैयारी करो स्वागत की। जरा यह भी तो देख लें कि नाक वाले अपनी बेटी का स्वागत कैसे करते हैं। गालियों के अलावा कभी सीधी बात नहीं निकलती मुंह से। जब देखो तब बेढंगी बातें। ये लो, इसमें कौन सी गाली दे दी मैंने?
तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं? तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई दिखती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा है और मूछ कट्टा है। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर आते ही जीवनलाल प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है। उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है। बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। इकहरे बदन का सुंदर नवयुवक है वह। पैंट और कमीज पहने हैं। हाथ में बरसाती कोट है। चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। बरसाती कोट कोच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, गौरी कहाँ है? रमेश धीरे स्वर में कहता है। वह नहीं आई। नहीं आई? क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी। जी हाँ। फिर? उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हतप्रभ सी कोच पर बैठ जाती है। कमला के हाथ में कंपन होता है, जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? कह रहे थे दहेज पूरा नहीं दिया गया। हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया? लोभी कहीं के। राजेश्वरी उठकर कहती है। उन्हें क्यों भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दे, पर बेटे वालों की नाक भौं सिकुड़ी ही रहती है। मगर शराफत और इंसानियत। अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो। चुप रहो तुम। बहुत चुप रही। अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि मेरी बेटी की विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं तुम भी तो किसी की बेटी की विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। गौरी की माँ अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही व्यवहार दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे हैं। सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू बेटी बेटी बहू, अजीब उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है, तो सब उलझने सुलझ जाएं। शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीरे स्वर में कहता है। अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। मेरी गाड़ी का समय हो रहा है। मैं जा रहा हूँ। मैं जल्द ही फिर आऊँगा। विश्वास रखें, इस बार
आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो। मेरी इस चोट का इलाज बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। बाबूजी। कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। अरे राजेश्वरी, खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू की विदा नहीं करनी है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। हर वर्ष वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका बात होता है।